परागकणों के जीवन अवधि, लाइफ स्पान ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पहले तो समझ लो कि परागकणों की जीवन अवधि वास्तव में है क्या। परागकणों का स्टिग्मा पर पहुंचकर अपनी फर्टिलाइजेशन क्षमता को बनाए रखने तक की अवधि को परागकणों का जीवन अवधि कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ देखिए आप मान लीजिए कि इस स्टिग्मा पे कोई पॉलन आके लैंड किया, ये पॉलन आके लैंड किया, ठीक है। ये लैंड किया है मान लीजिए 12 बजे, ठीक है ना, 12 बजे लैंड किया है। और इस पॉलन ग्रेन का निषेचन की क्षमता, फर्टिलाइजेशन की क्षमता नेक्स्ट डे 12 बजे तक है, ठीक है ना। गिरा है 12 बजे और निषेचन क्षमता बना हुआ है अगले दिन 12 बजे तक, ठीक है। तो इस परागकण का जीवन अवधि कुल 24 घंटा हुआ है ना। वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, परागकणों का स्टिग्मा पर पहुंचकर अपनी फर्टिलाइजेशन क्षमता को बनाए रखने तक की अवधि को परागकणों का जीवन अवधि कहते हैं। क्लियर? अच्छा, परागकणों का जो जीवन अवधि है ना, वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, नमी द्वारा प्रभावित होता है। परागकणों का जीवन अवधि ताप और नमी द्वारा प्रभावित होता है। फिर भी इनके जीवन अवधि में बहुत विविधता पाई जाती है, जैसे धान, पैडी, गेहूं, व्हीट। गेहूं और धान के परागकणों का जीवन अवधि केवल 15 से 30 मिनट का होता है, ठीक है ना। वहीं पे लेग्यूम, जो लेग्यूमिनोसी कुल के पौधे हैं, सोलेनासी कुल के पौधे हैं और रोजेसी कुल के पौधे हैं, इनके परागकणों की जीवन अवधि महीनों की होती है। महीनों की मतलब ये जब लैंड करते हैं ना, इन स्पीसीज के परागकण जब स्टिग्मा पे लैंड करेंगे ना, तो इनकी निषेचन क्षमता महीनों भर बनी रहती है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं पराग संरक्षण, है ना, पॉलन प्रिजर्वेशन। इसको हम पॉलन कंजर्वेशन भी कहते हैं। पॉलन कंजर्वेशन भी कहते हैं। पॉलन कंजर्वेशन पॉलन बैंक में होता है। जिस प्रकार से पॉलन कंजर्वेशन होता है, कुछ वैसे ही सीडों का भी कंजर्वेशन होता है सीड बैंकों में, है ना। अब यहाँ पे एक चीज समझना है आपको कि परागकणों का संरक्षण क्यों किया जाता है, करना ही क्यों परागकणों का संरक्षण। देखिए क्यों करते हैं। जो पादप धरती से विलुप्त हो रहे हैं, वैसे पादपों के परागकणों को लिक्विड नाइट्रोजन में जिसका टेम्परेचर लगभग -196 डिग्री सेल्सियस होता है, -196 डिग्री सेल्सियस होता है, में संरक्षित किया जाता है। इस निम्न तापी संरक्षण को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, ठीक है ना। मतलब जो पौधे धरती से विलुप्त हो रहे हैं, जिन पे खतरा मंडरा रहा है, ऐसे पादपों के परागकणों को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है ना। और उनको लिक्विड नाइट्रोजन में ही संरक्षित किया जाता है। और लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है ना बेटा, अपने आप में -196 डिग्री सेल्सियस होता है ना। परागकणों के ऐसे संरक्षण पॉलन बैंक में होता है, बीजों के ऐसे संरक्षण सीड बैंक में होता है, ठीक है ना। अच्छा, पॉलन बैंक और सीड बैंक। पॉलन बैंक में पॉलन का कंजर्वेशन, सीड बैंक में सीड का कंजर्वेशन, है ना। भारत में नेशनल जीन बैंक NGB
एक बहुत ही डोमिनेंट लीडिंग संस्था है भारत का, है ना। नेशनल जीन बैंक एनजीबी, पॉलन बैंक और सीड बैंक, इन तीनों को मैनेज करता है आईसीएआर न्यू दिल्ली, जिसकी स्थापना 1996 में हुआ था। आईसीएआर पता है आपको, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, है ना। तो इन जिन बैंक को पॉलन बैंक को और सीड बैंक को आईसीएआर मैनेज करता है, कंट्रोल करता है ना। जिन बैंक में क्या होता है बेटा, प्लांट के जेनेटिक मटेरियल को कंजर्व करते हैं, जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं उनके जेनेटिक मटेरियल को कंजर्व करते हैं, है ना। क्यों करते हैं बेटा? फॉर फ्यूचर फूड सिक्योरिटी, है ना। भविष्य में इनके जेनेटिक मटेरियल से, इन पॉलन से और इन सीड से नए पौधों को, नए स्पीसीज को डेवलप किया जा सके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, यहाँ बात करते हैं हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन कैटल्स, है ना। पशुओं में या चौपायों में कृत्रिम गर्भाधान का ये आजकल बहुत कॉमन है, देखने को मिलता है बेसिकली, है ना। होता क्या है ना बेटा, इसमें जो कैटल के सीमन होते हैं, पशुओं के स्पर्म होते हैं, है ना, जो मेल एनिमल्स होते हैं, उनके सीमेन को प्रिजर्व करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, और उस लिक्विड नाइट्रोजन में ग्लिसरॉल और डीएमएसओ मिला करके कंजर्व किया जाता है। यहाँ पे डीएमएसओ का मतलब है डाई मेथाइल सल्फॉक्साइड। लिक्विड नाइट्रोजन में अगर सीमन को हम करेंगे ना प्रिजर्व, तो सीमन के क्रिस्टल बन जाते हैं और सीमन जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सीमन में बेसिकली जो स्पर्म सेल होती हैं उनका क्रिस्टल बनता है, और स्पर्म सेल क्या हो जाती हैं? डेड हो जाती हैं, अलाइव नहीं रहती हैं वो। तो इसलिए लिक्विड नाइट्रोजन में ग्लिसरॉल और डीएमएसओ डाइमेथिल सल्फॉक्साइड को मिला देते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, सीमन में जो स्पर्म सेल होती हैं ना, उनको क्रिस्टल बनने से रोक देते हैं, है ना। और वेटनरी डॉक्टर द्वारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पशुओं में किया जाता है, ठीक है। बड़ा कॉमन है, सबको पता ही होगा। आगे बात करते हैं परागकणों के हानिकारक प्रभाव, है ना। परागकणों का हानिकारक प्रभाव हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए, परागकणों का हानिकारक प्रभाव, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स। जो पॉलन ग्रेन है ना, वो क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक और पाउडरी होते हैं, अति सूक्ष्म और पाउडर जैसे होते हैं। अति सूक्ष्म और पाउडर जैसे होने की वजह से ही ये ह्यूमन में और अदर एनिमल्स में, अदर ऑर्गेनिजम्स में एलर्जी और रिस्पिरेटरी डिजीज कॉज करते हैं, है ना। यहाँ पे हम बात करेंगे एलर्जी का। पहले एलर्जी है क्या? पहले किसी एंटीजेंस आईजीई या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा की अतिक्रियाशीलता एलर्जी कहलाती है ना। किसी एंटीजेंस या अन्य पर्यावरणीय पदार्थों के प्रति इम्यून सिस्टम का अतिक्रियाशीलता एलर्जी कहलाती है। एलर्जी काज करने वाले जो एंटीजेंस होते हैं ना, उनको एलर्जेंस कहते हैं, आईजीई द्वारा इनको दिखाते हैं, है ना। होता क्या है बेटा वैसे एलर्जी में, जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है ना, वो मान लीजिए कि परागकण किसी मान लीजिए कोई एनिमल है या फिर कोई ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर कोई पॉलन ग्रेन एंटर कर गया और एलर्जी उस व्यक्ति में हो गया, तो क्या होएगा ना, उसका इम्यून सिस्टम
बहुत ही एक्टिवली ट्रिगर्ड हो जाएगा और उस व्यक्ति के शरीर में ना हिस्टामाइन नाम का केमिकल का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, जिसके एलर्जी के सिम्टम्स अपीयर होंगे। अब एलर्जी के सिम्टम कौन कौन से होते हैं ये देख लेना है मुझे। एलर्जी के जो सिम्टम्स होते हैं वैसे तो छींक आना, रनी नोज, नाक बहना, वाटरी एंड इची आइज, आंखों में पानी आना, आंखों में खुजली होना, इची ट्रॉट, गलों में खुजली होना, वेजिंग, सांस लेने में दिक्कत महसूस होना, मिल्ड फीवर, हल्का बुखार आता है जिसको हम हे फीवर भी कहते हैं, पराग ज्वर भी कहते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स आती हैं, डर्मेटाइटिस कहते हैं, स्किन पे रैसेस आ जाते हैं, है ना, छाले पड़ जाते हैं स्किन पे, खुजली होती है स्किन पे, और दो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, ये सिम्टम्स होते हैं, है ना, ये डिसऑर्डर्स होते हैं। वैसे तो एलर्जी जो है ना बेटा, एलर्जी तो डस्ट माइट से भी, धूल के कण से हो सकते हैं, एनिमल डेंडर, है ना, एनिमल डेंडर का मतलब डेंड्रफ सुना होगा आपने, हेयर के डेंड्रफ जो होते हैं, तो एनिमल डेंडर से भी एलर्जी हो सकती है। बहुतों में तो मिल्क से हो जाती है, अंडों से हो जाती है, मीट से, फिशेस से, फूलों के सुगंध से बहुत व्यक्तियों में हो जाता है, फल खाने से हो जाता है, नेक्टर मकरंद से हो जाता है, वेजिटेबल से, सब गोल्ड से, सिल्वर से, बेवरेजेज और लिकर से भी हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम यहाँ बात किया था हिस्टामाइन के स्राव से एलर्जी के सिम्टम्स आते हैं। यहाँ पे हिस्टामाइन एक केमिकल है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, इसका स्राव होता है बेसिकली प्राकृतिक रूप से, लेकिन जब एलर्जी होता है तो कुछ ज़्यादा ही स्राव हो जाता है ना। तो हिस्टामाइन वैसे है क्या, हिस्टामाइन बेटा वैसोडायलेटर है, और वैसोडायलेटर्स अन्य भी होते हैं, जैसे हिस्टामाइन्स तो बताया मैंने, सीरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ब्रैडिकाइनिन्स और लिकोट्राइन्स, ये सब क्या है, वैसोडायलेटर्स हैं। इन्हीं की वजह से एलर्जी के सिम्टम्स अपीयर होते हैं, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं हम यहाँ पे एलर्जी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलर्जी काज करने वाले प्लांट का नाम, है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा आप, पार्थेनियम। पार्थेनियम ऐसा प्लांट है जिससे एलर्जी ज़्यादा ही रहती है संभावना एलर्जी हो जाने की। पार्थेनियम एक नॉक्सियस एग्रेसिव वीड है, हानिकारक, एग्रेसिव, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला खरपतवार है। इसे गाजर घास कहते हैं, कैरेट ग्रास, चटक चांदनी नाम से भी जानते हैं, कांग्रेस वीड प्लांट भी कहते हैं। यह प्लांट जो है अमेरिका का नेटिव है, अमेरिका में पाया जाता है, अमेरिका का स्थानीय पौधा है ये, अमेरिका से ही भारत में आया था ये, है ना। 1955-56 में भारत ने अमेरिका से क्या किया था, गेहूं आयात किया था। किस योजना के तहत, USPL 480 योजना के तहत। इस योजना को फूड पार पीस प्रोग्राम भी कहते हैं, है ना। इस योजना में US क्या करता है, उसके देश में जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज होती हैं जब सरप्लस में होती हैं तो वो मित्र देशों को पीस को मेंटेन करने के लिए वो प्रोवाइड कराता है ना, भेजता है। तो वैसे भारत में भी गेहूं आया था जिसमें अमेरिका ने इस प्लांट्स के सीड को डाल के भेजा था, तब से ये भारत में फैल गया। देखिए कुछ ऐसा दिखता है, ये सबने देखा होगा इसको, ऐसा बहुत एग्रेसिव प्लांट है, बहुत तेज़ी से डेवलप हो जाता है और लगभग सब जगह पे मैं जहाँ जहाँ घूमा हूँ वहाँ पे देखा हूँ ये प्लांट बहुत एग्रेसिवली ये डेवलप होते हैं, है ना। और जहाँ होते हैं वहाँ पे अदर घासें, अदर क्रॉप्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, है ना। आगे बताऊँगा क्यों। कुछ इसके फ्लावर्स ऐसे होते हैं,
इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एलर्जी काज करते हैं, है ना। मुझे ही काज हो गया था। हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अनुपम दीक्षित सर के सुपरविजन में प्लांट इकट्ठा कर रहे थे हार्बेरियम के लिए। तो वहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रॉक्सबर्ग बोटेनिकल गार्डन है ना, अच्छा गार्डन है, बहुत सारे प्लांट हैं वहाँ पे, देखने लायक है। उस प्लांट में हम लोग प्लांट कलेक्ट कर रहे थे। तो मैंने क्या किया कि प्लांट इकट्ठा करते करते मैं थोड़ा सा साइड में गया जहाँ पे पार्थेनियम काफ़ी उगा हुआ था। तो मैं थोड़ा अंदर घुस करके उसको पिक किया, तोड़ लिया। और मैंने ऐसे पहना था स्लीपलेस, ऐसे हाफ टी शर्ट ही था। तो उसके पॉलन ग्रेन बॉडी पे लग गए, जिससे काफ़ी खुजली होने लगी, है ना, रेसेस आ गए, यहाँ पे धब्बे पड़ गए स्किन पे। सर से मैंने बोला सर धब्बे पड़ गए, खुजली हो रही। उन्होंने कहा कि अंदर गए थे क्या पार्थेनियम जहाँ पे जमा? मैंने कहा हाँ सर मैं अंदर चला गया था। तो उन्होंने मुझे फिर वहाँ से हॉस्टल भेजा, जाकर मैंने नहाया वाया, काफ़ी देर के बाद मुझे आराम मिला, है ना। स्किन पे काफ़ी धब्बे बन गए थे, है ना। तो ये कहानी है पार्थेनियम का, बड़ा एग्रेसिव हानिकारक प्लांट है वो, है ना। अब अमेरिका की इसमें क्या थी, एक अब खराब मानसिकता ही कहेंगे जो डाल के भेजा था, क्या पर्पज था, है ना। चलिए, मैंने कहा ना कि अभी ये जहाँ होता है वहाँ पे प्लांट्स, अदर प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। होता क्या है ना इसमें, यह एलिलो केमिकल्स का ये सेक्रेशन करता है। जैसे पार्थेनिन हो गया, क्रोनोटेलिन हो गया, हाइमीन हो गया, फिनोलिक कंपाउंड्स हो गया। इन केमिकल की वजह से ये अदर प्लांट के वृद्धि और विकास को सप्रेस कर देता है, रोक देता है। और इसके अलावा जिस मिट्टी में होएगा ना, उस मिट्टी के हार्मफुल बैक्टीरियाज और हार्मफुल नहीं, बेनिफिशियल जो बैक्टीरियाज होते हैं, बेनिफिशियल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके एसोसिएशन को भी ब्रेक कर देता है ये, है ना। तो जो बेनिफिशियल हमारे जीव हैं उनको भी ये मार डालता है, इतना घातक प्लांट है ये, है ना। पार्थेनियम से बेसिकली प्लांट्स में भी दिक्कत आती है। प्लांट्स में क्या होता है, उनका वृद्धि और विकास सप्रेस हो जाता है ना। फसलों का जो उत्पादन है वो घट जाता है। हम लोगों में तो बताया है अभी कितने सिम्टम्स आते हैं, इसमें भी बेसिकली दो सिम्टम्स हमको पढ़ना है, दो डिजीज, एक अस्थमा और एक पढ़ना है मुझे ब्रोंकाइटिस। दोनों को पढ़ेंगे आगे अभी। और पशुओं में भी ये बैड इफेक्ट डालता है प्लांट, है ना। चलिए, यहाँ तक बात पहुँची। अब बात करते हैं ह्यूमन में जो रिस्पायरेटरी डिजीज काज करता है पॉलन ग्रेन, उसमें एक है अस्थमा, है ना, और दूसरा है ब्रोंकाइटिस। अस्थमा को हम दमा भी कहते हैं, ब्रोंकाइटिस को हम श्वसनी शोथ भी कहते हैं। अब जो ब्रोंकाइटिस है ये दो प्रकार से होगा, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट मीन्स शॉर्ट टर्म, क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग टर्म, है ना। जो अस्थमा है वो बेसिकली एक्यूट ही होता है। एक्यूट का मतलब उन डिजीज को एक्यूट कहते हैं जो सडनली अपीयर होती हैं और कुछ समय के लिए रहती हैं, फिर वो ठीक हो जाती हैं, है ना। जैसे किसी फ्लू का आना, हड्डियों का टूटना, है ना, हड्डियाँ टूट जाती हैं, अचानक ही टूटती हैं, फिर जल्दी से कवर हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं, है ना। दमा में होता क्या है, सिम्टम्स क्या है इसके, सांस लेने में परेशानी, फेसिंग, चेस्ट टाइटनेस, है ना, सीने में जकड़न, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सांसों का तेज चलना, और दूसरा है लास्ट है बेटा कफिंग, खांसी आना। ठीक है, डायग्नोस क्या है बेटा, अब डायग्नोस बाद में बात करते हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं ब्रोंकाइटिस पे, है ना। ब्रोंकाइटिस जो है शॉर्ट टर्म भी होता है, क्रॉनिक भी होता है ना। क्रॉनिक का मतलब ये बहुत धीरे धीरे डेवलप होता है और लंबे समय के लिए होता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं डायबिटीज एक दिन में होने वाली बीमारी नहीं है, काफ़ी लंबा प्रक्रिया है इसके उत्पन्न होने का। हार्ट की बीमारियाँ
जो हृदय की बीमारियां होती हैं वो भी अचानक उत्पन्न नहीं होती हैं, लंबी प्रक्रिया है इनके उत्पन्न होने की। और जब ये उत्पन्न हो जाती हैं तो लंबा चलती भी हैं ये, है ना। ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स क्या है? लगातार खांसी आना, परसिस्टेंट कफ विथ म्यूकस, खांसी आएगा बलगम के साथ, म्यूकस के साथ। चेस्ट डिकम्फर्ट, सीने में परेशानी होगी, है ना, सीने में दर्द टाइप का होगा। थकान रहेगा आपको, फैटिक, मिल्ड फीवर, हल्के बुखार आएंगे, ठंडा लगेगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब ये तो सिम्टम्स हो गए एलर्जी के। अब इनका क्योर और डायग्नोस क्या है ना। एंटीहिस्टामाइंस आपको लेने पड़ते हैं, एंटीहिस्टामाइंस मेडिसिन लेनी पड़ती है इसमें आपको। एड्रेनालिन नामक दवा लेनी पड़ती है और स्टेरॉइड्स लेनी पड़ती हैं, ठीक है। ये हो गई बात। परागकणों के लाभ की बात करें तो जो परागकण होते हैं वो आहार संपूरक होते हैं। परागकण जो है, परागकण आहार संपूरक होते हैं। पॉलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट्स, परागकणों में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए आजकल पॉलन टैबलेट्स भी आने लगे हैं, फूड सप्लीमेंट, पॉलन क्रीम, पॉलन सिरप और मेडिसिन्स भी आ रही हैं, है ना। घोड़ों में ऐसा मानना है कि घोड़ों में पॉलन युक्त अगर फूड दिया जाए तो उनके परफॉर्मेंस में वृद्धि होती है। अब तो एथलीट्स भी इसको लेने लगे हैं, है ना, एनर्जी बूस्टर के रूप में। कुछ ऐसे एनसीईआरटी ऐसे बना रखी है, ऐसे आते हैं ये, है ना, पॉलन टैबलेट्स, है ना, पॉलन सिरप्स, यहाँ पे देखिए सब दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गई बात। परागकणों के आकार की बात करें तो परागकणों का जो आकार है ना वो अनेकों प्रकार का है। पहले तो इसके साइज की बात कर लेते हैं हम। जो परागकणों की साइज होती है ना बेटा, वो 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं। कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन भी होते हैं जो 200 माइक्रोमीटर के होते हैं, है ना। इनकी आकृति की बात करें तो ये गोल होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं, है ना, बीन शेप होते हैं। देखिए यहाँ दिख रहे हैं आप, राउंड है यहाँ पे, है ना, ट्रायंगुलर यहाँ दिख रहा है आपको, है ना, ये राउंड ट्रायंगुलर बीन शेप यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। अनेकों प्रकार हैं इनके, तो वहाँ बहुत बात नहीं करनी है हमको। हाँ, यहाँ पे ये देख लेते हैं स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन, सबसे छोटा परागकण कौन सा है? मायोसोटिस पैलोस्ट्रिस नामक प्लांट में जो पॉलन ग्रेन होता है वो 5 × 2.4 माइक्रोमीटर का होता है। और सबसे बड़े परागकणों के रूप में कुकुरबिटेसी और मालवेसी फैमिली के परागकण होते हैं। ये भी हो गई बात, इसको देख लीजिएगा। हाँ, चलिए बात यहीं समाप्त करते हैं, अब बात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, बहुत अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।